वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाई रुपेश कुमार। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जैव विविधता के महत्व क्या है, यानी जो जैविक संपत्ति है उसके लाभ क्या है हमारे जीवन में, या आप कहेंगे कि इस पृथ्वी के लिए वो कैसे लाभदायक है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि जो जैव विविधता होती है बाबू, उसके हानि के कौन कौन से कारण होते हैं, अर्थात जैव विविधता में जो कमी आई हुई है आखिर कौन कौन से वे कारण है, कौन कौन सी वे माध्यम है जिसके वजह से जैविक संपत्ति के ह्रास हुए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता के हानि के कारण, अर्थात कौन कौन से वे कारण हैं जो जैविक संपत्ति को ह्रास पहुंचाते हैं, यानी जैविक संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो कॉज में सबसे पहला कारण होगा वह होगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ बाबू? तो जंगलों में लगने वाला जो आग होता है ना बाबू, उसी को हम जंगलों में लगने वाला आग बोल रहे हैं, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है बाबू? तो बताया जाता है कि विकासीय कार्यों के लिए, विकासीय कार्यों के लिए जंगलों को उखाड़ फेंकना, विकासीय कार्यों के लिए जंगलों को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है बाबू? तो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। विकासीय कार्यों के लिए जंगलों को उखाड़ फेंकना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अर्थात डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ बाबू? तो जंगलों को उखाड़ फेंकना। जैसे विकासीय कार्य, जैसे मान के चलिए कि अगर सड़क निर्माण करना हो, भवन निर्माण करना हो, तो इन सभी के लिए क्या किया जाता है? तो स्पेस की आवश्यकता होती है, जगह की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे यानी अगर सड़क निर्माण की क्रिया की जा रही है तो उस सड़क निर्माण के रास्ते में बहुत सारे जंगली क्षेत्र आते हैं जिसको लोग क्या करते हैं, तो उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, तो जैव विविधता में ह्रास आता है, अर्थात जैव विविधता में कमी आती है। तो सबसे पहला रीजन हो गया बाबू डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? तो अभी बताया गया कि विकासीय कार्यों के लिए जंगलों को उखाड़ फेंकना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं की जो आबादियाँ हैं वह घटी हुई है, कम हुई है। रीज़न क्या है? तो जब किसी जीव का अगर प्राकृतिक आवास नष्ट होगा तो वे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिनके वजह से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ये हो गया। दूसरा जो कारण है बाबू वह क्या है? तो दूसरा कारण है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जिसके बारे में बताया जाता है बाबू, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में दावानल के नाम से जाना जाता है। दावानल का मतलब कि जंगलों में लगने वाले आग। अर्थात होता क्या है कि जंगलों में लगने वाले जो आग होते हैं ना बाबू, बताया जाता है कि जंगलों में सूखी लकड़ियों के बीच लगातार घर्षण से लगने वाले
आग को, लगने वाले आग को दावानल कहते हैं। अगर अचानक किसी कारणवश जंगल में आग लग गया तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो दावानल कहते हैं, यानी फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। और फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में जब आग लगती है तो वो जो जंगल होता है कई दिनों तक जलते रह जाता है, जिसकी वजह से उसमें पाई जाने वाली जीव जंतुओं की जो आबादियाँ होती है वो नष्ट हो जाती है। तीसरा कंडीशन होता है बाबू हंटिंग, शिकार करना। अब होता क्या है ना कि शिकार के वजह से भी जीव जंतुओं की जो आबादियाँ होती है वो खतरे में आ जाती है, जीव जो है वो खतरों में आ जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या लगातार घटते जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो बहुत पहले हम लोगों के इस पृथ्वी पर क्या हुआ करता था बाबू, तो कबूतर की एक प्रजाति हुआ करती थी जिसको हम लोग पैसेंजर कबूतर कहते थे। और उस पैसेंजर कबूतर के माध्यम से क्या हुआ करता था बाबू, तो बहुत दूरों तक यानी काफ़ी दूरी पर स्थित घर का अगर कोई सदस्य है तो वहाँ तक विदाउट किसी तार के इन्फॉर्मेशन उस पक्षी के माध्यम से पहुँचा दिए जाते थे। इसलिए बताया जाता है बाबू कि लगातार शिकार होने के वजह से उस जो पैसेंजर कबूतर जो था उसका अस्तित्व खतरे में आ गया, अर्थात वह इस पृथ्वी से गायब ही हो गया। एक और कंडीशन बताया जाता है बाबू क्या, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो अति दोहन कहा जाता है। अति दोहन किसे कहते हैं, तो बाबू बताया जाता है कि जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो किसी भी प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल बिना सोचे विचारे काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाने लगता है, जिसे अति दोहन कहते हैं। अर्थात ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन क्या होता है, तो जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो उस स्थिति में किसी भी प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा स्तर पर किया जाने लगता है, जिसको हम लोग अति दोहन कहते हैं। और अति दोहन की वजह से क्या होता है, तो इस पृथ्वी से कुछ जीव और जंतुओं की जो आबादियाँ होती हैं, अर्थात पौधे और जंतुओं की जो आबादियाँ होती है वो घटते जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि हाल ही फिलहाल में जो पिक्चर आया हुआ था पुष्पा, उसमें ये बताया गया है बाबू कि चंदन की लकड़ियों का स्मगलिंग कैसे किया जाता है। बड़े पैमाने पर उस चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग किया जाता है। तो मान लें कि लोगों को क्या है, तो आवश्यकता है पैसे की, तो वही जब लालच में कन्वर्ट हो जाती है बाबू, तो बताया जाता है कि किसी भी प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अति दोहन कहते हैं। अर्थात कहा जाता है कि जब बिना सोचे विचारे किसी भी प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे अति दोहन कहते हैं। और अति दोहन की वजह से बहुत सारे जीव जंतुओं की आबादियाँ इस पृथ्वी से क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये हो गया कुछ रीजन, कुछ कारण जो कि हम लोग को 11th में पढ़ना है बाबू। इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व किया जाता है, यानी ये जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता को बचाया कैसे जा सकता है, यानी कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर जैविक विविधता में होने वाली जो कमी है उसको बचा सकते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण हम लोग देखेंगे। तो संरक्षण में देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का संरक्षण। अब ध्यान दीजिए बाबू कि जैव विविधता का संरक्षण क्या होता है, तो बताया जाता है कि प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक संपत्ति का रक्षा करना क्या कहलाता है बाबू, तो जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है, यानी कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है। और बताया जाता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। 2 विधियों में कौन कौन विधि होती है, तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, और एक होता है बाबू एक्स सीटू
कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन को हिंदी में हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। अब देखिए बाबू कि स्वस्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब संकटग्रस्त जीवों को, जब संकटग्रस्त जीवों को उनके मूल प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या हो गया बाबू, तो बताया गया इन सीटू कंजर्वेशन के दौरान कि जब संकटग्रस्त जीवों को, जब संकटग्रस्त जीवों को उनके मूल प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और इन सीटू कंजर्वेशन के लिए कुछ साधन विकसित किए गए हैं, कुछ माध्यम विकसित किए गए हैं, जैसे कि क्या बाबू, तो जैसे कि नेशनल पार्क, सैक्चुरेज, सैक्रेड ग्रोव, पवित्र उपवन इत्यादि। अब देखिए बाबू, नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि वह क्षेत्र जहां मानव गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होती है, यानी वह एरिया जहां पर मानव गतिविधि पूर्णतः वर्जित होती है, उस एरिया को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो नेशनल पार्क कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और बताया जाता है बाबू कि भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वह हैली नेशनल पार्क है, जिसे वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है बाबू। और यह कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड के पौड़ी एवं नैनीताल जिलों में अवस्थित है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, नेशनल पार्क। सैक्चुरीज यानी वह क्षेत्र या वह संरक्षित एरिया जहाँ पर बहुत सीमित गतिविधियों की इजाज़त दी जाती है, अर्थात पशु विहार किसको कहते हैं, तो वह संरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधियाँ तब ही इजाज़त दी जाती है जब मानव गतिविधियों से किसी वन्य प्राणी को कोई हानि न पहुँचे। उसके बाद है सैक्रेड ग्रुप, पवित्र उपवन। तो बताया जाता है बाबू ना कि धर्म स्थलों से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है, धर्म स्थलों से जुड़े हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये यानी कि सैक्रेड ग्रुप कहते हैं, यानी पवित्र उपवन कहते हैं। अब इसके बाद है बाबू दूसरा हेडिंग, और दूसरे टॉपिक का नाम क्या है बाबू, तो दूसरे टॉपिक का नाम है एक्स सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब बाह्य स्थानीय संरक्षण किसको कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना है बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखिए बाबू, बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब संकटग्रस्त जीवों को उनके मूल प्राकृतिक आवास से अलग कर संरक्षित किया जाता है,
संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। यानी जब संकटग्रस्त जीवों को उनके मूल प्राकृतिक आवास से अलग कर, यानी उनको वहाँ से हटाकर कहीं दूसरे जगह संरक्षित किया जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। और एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो सबसे पहले बाबू बताया गया है कि चिड़ियाघर की व्यवस्था की गई है, इसके लिए बोटेनिकल गार्डन की व्यवस्था की गई है, बोटेनिकल गार्डन की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा हर्बेरियम की व्यवस्था की गई है। तो ये होता है बाबू क्या जी, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण के कहेंगे कि कुछ उपाय कि जीवों को अगर संकटग्रस्त जीव है तो उनको हटाकर कहाँ रखा जाएगा, तो या तो चिड़ियाघर में रखा जाएगा, नहीं तो बोटेनिकल गार्डन में रखा जाएगा, और नहीं तो उसे हर्बेरियम में रखा जाता है। अब बाबू जू के मतलब तो समझते हैं चिड़ियाघर जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पौधों को रखा जाता है, हर्बेरियम में भी क्या किया जाता है बाबू, तो पौधे को ही रखा जाता है, लेकिन पौधे के मृत भाग को एक पेपर पर चिपका कर और उसको रखा जाता है। एक पेपर होता है जिस पेपर पर चिपका कर, और समझिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख ले कि हर्बेरियम के बारे में क्या बताया जाता है, तो हर्बेरियम जो होता है बाबू, इसमें एक पेपर होता है, उस पेपर पर पौधे को सुखाकर चिपका दिया जाता है, और चिपकाने के बाद उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कि नेम हो गया उसका स्थानीय नाम, ठीक है, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन वर्गीकरण में स्थान क्या रखता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति का नाम, तो ये सब उस पर ऐड रहता है किस में बाबू, तो हर्बेरियम में। तो ये हो गया जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। अब हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जैसे कि हॉट स्पॉट, इसको हिंदी में कहा जाता है तप्त स्थल। तप्त स्थल के बारे में क्या बताया जाता है बाबू, तो तप्त स्थल किसे कहते हैं, तप्त स्थल किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि वह क्षेत्र जो जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, यानी कि बताया जाता है बाबू कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो हॉट स्पॉट कहलाता है, हॉट स्पॉट कहलाता है। सर्वाधिक जैव विविधता यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हॉट स्पॉट कहते हैं। अब बताया जाता है कि पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट है, तो टोटल हॉट स्पॉट की संख्या कितना है बाबू, तो 34 है, जिनमें से 18 हॉट स्पॉट जो है बाबू वो मान्यता प्राप्त है। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट है, तो 34, और उस 34 हॉट स्पॉट में जो सबसे मान्यता प्राप्त हॉट स्पॉट है वह कुल कितना है बाबू, तो 18 है। ये हो गया हॉट स्पॉट, यानी वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, जैसे अमेजन का वर्षा वन। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग को ये देखना है, एक और कहेंगे कि शॉर्ट नोट्स देखना है हम लोग को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। अब बाबू रेड डाटा बुक क्या होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है जिसका नाम है बाबू IUCN। IUCN इसका पूरा नाम होता है बाबू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है,
तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है और इसी संगठन के द्वारा इस रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया है। तो बाबू बताया जाता है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, तो IUCN द्वारा निर्मित वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जीवों की जातियों को अंकित किया जाता है, यानी IUCN द्वारा निर्मित वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जीवों की जातियों को अंकित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। तो ये हम लोगों का पहला टॉपिक हो गया, मतलब सेकेंड लेक्चर हो गया, सेकेंड वीडियो हो गया 11 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि बाबू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, यानी कहेंगे कि NCERT का सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बाबू, तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी। आप ध्यान दीजिए बाबू, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ये मतलब आज ही हम लोग ये डिस्कस कर लें कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, यानी वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज का हम लोग का फिर से एक और टॉपिक टच करेंगे। क्या है बाबू, तो उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी। वर्गीकी किससे कहते हैं बाबू, तो बताया जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण की क्रियाओं एवं जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण की क्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए बाबू, वर्गीकी क्या है, तो बताया जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण की क्रियाओं एवं सिद्धांतों का क्या किया जाता है बाबू, तो अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से देख लीजिए कि वर्गीकी का परिभाषा लिखा गया है और वर्गीकी का मतलब क्या होता है, तो बता दिया गया है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के क्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। बताया जाता है बाबू कि अरस्तु को, यानी कि एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है बाबू, तो फादर ऑफ, किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है बाबू, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि कैरोलस लिनियस
कैरोलस लिनियस, जिनका वास्तविक नाम क्या है बाबू? तो कैरोलस लिनियस का वास्तविक नाम है क्या बाबू? तो वॉन लिन। कैरोलस लिनियस का वास्तविक नाम क्या हो गया? तो वॉन लिन, जिनको क्या कहा जाता है बाबू? तो इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो लिनियस को। और केवल वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बाबू देखेंगे, इसके बाद वाला जो हम लोग का टॉपिक है, ध्यान से इसको देख लीजिए कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, जो कि परिभाषा आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी किसे कहते हैं। तो बताया गया बाबू कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण की क्रिया एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये भी बताया गया कि अरस्तु को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और कैरोलस लिनियस, जिनका वास्तविक नाम वॉन लिन होता है, तो कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? तो इंग्लिश में इसको लिखा जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिए बाबू कि वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि जीवों में समानता, जीवों में समानता एवं असमानता के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है बाबू? तो वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात बताया गया कि जीवों में समानता एवं असमानता के आधार पर, यानी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर जब जीवों को अलग अलग समूहों में रखा जाएगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो उस क्रिया को हम लोग वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे बाबू कि जीवों के वर्गीकरण के पहले क्या होना चाहिए? तो उसका पहचान होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी पहचान। तो पहचान किसे कहते हैं? तो बताया जाता है बाबू कि जीवों के मौलिक गुणों का, जीवों के मौलिक गुणों का क्या करना बाबू? तो आकलन करना क्या कहलाता है? तो पहचान कहलाता है। समझ में आ गया? बताया गया कि जीवों के मौलिक गुणों का आकलन करना, पहचान किसे कहेंगे आखिर? तो जीवों में जो मौलिक गुण है, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी जब आकलन किया जाएगा तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कहेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है बाबू, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी नामकरण क्या होता है? नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब नामकरण किसे कहते हैं? तो बताया जाता है कि जीवों को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया, वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को, बताया जाता है बाबू कि वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को एक मानक नाम, जीवों को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो नामकरण कहते हैं। अब बताया गया कि वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को एक मानक नाम,
मानक नाम का बाबू मतलब कि एक ऐसा नाम जिस नाम से वह जीव पूरे विश्व में जाना जाता हो, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो नामकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए कि अगर ये मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है बाबू? तो आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, स्थानीय नाम भले चेंज हो जाएगा, लेकिन जीव का वैज्ञानिक नाम अर्थात इस आम का वैज्ञानिक नाम कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो वही बताया जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा जीवों को एक मानक नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं, और उस नाम को जो जीव को दिया जाता है उस नाम को हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं, यानी वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो बाबू आज इतना ही रहने दे रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यानी नामकरण की कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती है। तो बाबू वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए, आने वाले एक से एक वीडियो को देखने के लिए आप लोग क्या करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।